आज की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का सादर अभिनंदन। और काफ़ी समय बाद थोड़ा सा नहीं निकल पाया था। इस बीच काफ़ी समय से मैं बाहर नहीं जा पाया था, कुछ दिक्कतें थी। कल श्रावस्ती जाना हो रहा है इधर 4-5 दिनों के लिए, तो उधर 4-5 दिन काम करना है। और कंपनी के वार्षिक समारोह में बहुत कम समय रह गया है। एक तरह से देखा जाए तो आज करीब 19 तारीख हो गई, 20-10 मतलब करीब 25-30-35 दिन बचे। एक तरह से देखा जाए तो भाई 25 के बाद से तो एक तरह से वही हो जाएगा, तो समय कम बचा है। तो सभी साथियों से हमारा अनुरोध है, आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि इस महीने की बेहतर से बेहतर क्लोजिंग के साथ बिजनेस पूरा करें। और जो दिसंबर का बिजनेस है वो भी पूर्वार्ध में यानी 15 तारीख तक कोशिश करें कि उसकी जो भी क्लोजिंग है कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से पहले पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी है सभी साथी जो एंट्री के टिकट हैं उनका आवंटन समय से कर दें, क्योंकि समय बचा नहीं। आने जाने की पिछली मीटिंग में भी हमने कहा था कि आने जाने का जो व्यवस्था है, जिसकी भी जिस साधन से है, ट्रेन से है, बस से है या एरोप्लेन से है या निजी साधन से है, तो उसको फाइनलाइज करने की स्थिति हो गई है। अब क्योंकि टाइम बचा नहीं है, आपाधापी न मचे, इसलिए पहले से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो अच्छा रहेगा। और जो ताकि ऐन समय पे परेशानी ना हो लोगों को कि अब कैसे जाएं, कैसे क्या करें। तो सभी साथी इस बचे समय में अधिक से अधिक लोगों को कंपनी से जोड़ने का प्रयास करें और उन्हें ड्रीम क्लब में शामिल कराने का प्रयास करें। इससे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा और आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। और जो आने वाले लोग हैं उनको एक चीज़ और है, क्योंकि समय कम बचा है, तो जो 5,000 की बिजनेस वैल्यू मिनिमम है उसको पे फोकस करें कि अगर कोई आ रहा है तो उसको 5,000 मिनिमम बिजनेस वैल्यू जनरेट कर ले दिसंबर तक एनिवर्सरी से पहले, तो उसको कोई ना कोई पुरस्कार वहाँ पे लखनऊ में आने पे उसको मिलेगा। तो एक अच्छी बात हो जाएगी कम से कम। तो जो एनिवर्सरी के पुरस्कार उन पे भी फोकस करते चलें ज्वाइनिंग के साथ में, कि वो ज्वाइनिंग भी हो जाए, उनकी कुछ परचेजिंग हो जाए, ताकि जो बिजनेस वैल्यूम 5,000 मिनिमम रखा गया है कि उस पे बेडशीट मिलनी है, उसके आगे और तमाम सारे पुरस्कार हैं ही। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उस पे भी ज्वाइनिंग के साथ उस पे भी फोकस करें, ताकि कंपनी का जो बिजनेस है वो भी टर्नओवर भी बढ़ता जाए और लोग भी लाभान्वित होते चलें। तो इस पे विशेष फोकस करना है। मित्रों, परिचय के क्रम में जानते ही हैं, बताने की विशेष आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे साथी नए भी जुड़ते हैं और एक क्रम है, परिपाटी है कि परिचय देना ही रहता है। अच्छा भी रहता है थोड़ा सा, हर बार कुछ ना कुछ नई चीज बताने को मिलता है। तो मैंने बताया पिछले दफे कई बार कि 17 साल की उम्र में मैं 1980 में लखनऊ आ गया था, अधूरी पढ़ाई छोड़ के। और यहाँ लखनऊ में दैनिक जागरण अखबार निकलता था शुरू शुरू में, पहले कानपुर से निकलता था, बाद में लखनऊ से प्रकाशित हुआ। तो उसी में हमारी नौकरी शुरू हुई ट्रेनिंग के तौर पे। क्योंकि अंडर एज था, 17 साल का ही था, तो किसी तरह से वो 17 साल में अंडर एज हमने ट्रेनिंग वहाँ से शुरू करी। बाद में नौकरी करते करते आगे की पढ़ाई भी पूरी की। इसी दौरान 1983 में सितंबर में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स में सेवा करने का मौका मिला। वहाँ करीब 10 साल सर्विस रही हमारी। और 1993-92 लोगों की छटनी हुई, जिसका मैंने कई बार जिक्र किया है, और उसमें मैं भी शामिल था। तो एक करीब कह सकते हैं कि
जो वो पीरियड था बहुत कठिन था, जब नौकरी अचानक से छूट गई तो वो बहुत कठिन दौर था। और मैं यूनियन में भी था वहाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की यूनियन में भी था, लगातार कई वर्षों तक यूनियन में रहा, ट्रेजरार रहा, और उसके पहले पब्लिसिटी सेक्रेटरी के तौर पे। तो जो यूनियन में थे लोग वो थोड़ा ज़्यादा टारगेट हुए छटनी में, क्योंकि टाइम्स ऑफ उस समय करीब 300 कर्मचारी काम करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में। तो उस समय 92 लोगों की छटनी हुई हम लोगों की। तो वो दौर काफ़ी था। फिर कंप्यूटर लगाया अपने एक जो हमारे साथी सहयोगी थे, उनके साथ मिलके कुछ कंपनसेशन के तौर पे कुछ पैसा दिया था कंपनी ने, ज़बरदस्ती भेज दिया था ड्राफ्ट बना बना के लोगों के घरों पे। तो उसको मजबूरी में लेना पड़ा हम लोगों को। फिर उसी पैसे से थोड़ा सा कंप्यूटर घर पे लगाया, और करीब कई सालों तक बाहर से अखबारों का काम, कुछ जो वीकली अखबार निकलते हैं, कुछ और काम ला के करता था, दोनों लोग मिलके करते थे। उसी से घर चलता था, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत छोटे थे, पढ़ाई लिखाई का दौर था, बहुत कठिन दौर था। हमारे भी बच्चे छोटे थे, हमारे जो साथी थे उनके भी बच्चे छोटे थे। तो वो कठिन दौर था, हम लोगों ने उसको झेला किसी तरह से। तो यही कहता हूँ कि अगर उस समय नेटवर्क मार्केटिंग होती और कोई ऐसा होता, तो शायद उसी समय नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता, तो आज कहीं बड़ा मुकाम होता। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया, उस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। भविष्य पे और आज पे हमें फोकस करना चाहिए। तो उसके बाद 96 में स्वतंत्र भारत में काम मिला, 1.5 साल वहाँ किया। फिर 98 में हिंदुस्तान में जॉब शुरू हुई। फिर उसी में लगभग 24 साल वहीं गुजारे हिंदुस्तान में ही। इस दौरान वहाँ ब्यूरो चीफ रहा सीतापुर श्रावस्ती, और पिछले साल जुलाई में वहाँ से मैं रिटायर हो गया। तो ये रहा हमारा। अब जो है पूरी तरह से जेएमबीडी बिजनेस को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मित्रों, आज का जो विषय है उस पे आता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में संगत का असर। आज का विषय हमने ये लिया है। और हमने क्या लिया है, इस पे भी आदरणीय दत्ता जी कंपनी के जो संस्थापक हैं, और उन्हीं से चर्चा हुई थी कल शाम को, क्योंकि कोई प्लान नहीं बना पाया था कि इस बार मीटिंग में हम क्या प्रेजेंट करेंगे। तो उनसे बैठ के चर्चा हुई कंपनी में। तो उन्होंने संगत के बारे में बताया, कई सारी चीज़ें बताई। फिर उसी पे हमने आज की मीटिंग प्लान की कि आज संगत के, क्योंकि संगत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विषय है, कि संगत से ही आदमी अच्छा भी बन जाता है, बुरा भी बन जाता है। और कई बार संगत का कोई असर भी नहीं होता लोगों पे। बिल्कुल कुछ लोग होते हैं, स्थिर प्रज्ञ होते हैं, कि उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो सुने चाहे जो चीज करें, लेकिन वो अपने ही चाल में चलते रहे। तो ये कहावत है, दोहा भी है, संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए। तो ये दोहा सभी ने सुना ही होगा। और संगत का ही असर रहा हमारे जीवन पर, बहुत अधिक पड़ता है। जैसे कि हम अपनी ही बात लेते हैं, और जैसे बचपन में, हम अपने बचपन का लेते हैं एक छोटा सा उदाहरण। और पढ़ने में हम बहुत शुरू में बहुत कमजोर थे। तो हमारा एक गुट था 4-5 लोगों का। तो वो 4-5 जो लड़के थे, हम लोग साथ ही रहते शुरू से। कक्षा 5, 4-5 से, जब से हमें याद है तब से मैं जानता हूँ, कक्षा 8 तक लगातार वो सब पूरा ग्रुप साथ ही था। तो उसके चक्कर में कभी हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, किसी तरह से पास होता चला गया कक्षा 8 तक। लेकिन कक्षा 8 के बाद जो है, वो सारे साथी हमारे बिछड़ गए। सभी ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी कक्षा 8 के बाद। और हमने कक्षा 9 में प्रवेश लिया। लेकिन कक्षा 9 में प्रवेश लेने को कुछ समय बाद, यानी कि आप समझ सकते हो छमाही परीक्षा के बाद, फिर थोड़ा सा चेंज आया। कुछ हमारा दिमाग एक्टिव हुआ, कुछ तेज हुआ हमारा, कह सकते हो कि भाई थोड़ा ठीक नंबर आने लगे। और कक्षा 10 आते आते हमारा स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई, और मैं सेकेंड डिवीजन पास हुआ। तो ये संगत का असर होता है
जब हमारे साथी साथ रहते हैं तो उन्हीं में मन लगा रहता है, उनका जैसा स्वभाव होता है उसी तरह का हमारा भी स्वभाव होता है, जैसे वो पढ़ते हैं उसी तरह से हम भी पढ़ते हैं, जैसे वो खेलते हैं उसी खेल में हम भी मगन रहते हैं। तो यह सारी चीजें होती, संगत का असर बहुत होता है। तो अब जैसे हमने कहा कि बहुत लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं कि जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहा तो भुजंग, तो सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन पे कोई असर नहीं होता। ऐसे ही हमने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई असर नहीं होता उनके जीवन में किसी भी चीज का, कि भाई ना कोई ट्रेनिंग का, ना कोई सत्संग का, ना कोई अच्छाई का, ना कोई बुराई का। दोनों बातें हैं, मतलब यही नहीं कि बुराई का ही असर हो रहा हो ना अच्छाई का, तो वो दोनों चीजों का असर उन पे नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता है। तो ऐसे ही जो है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पे अपना प्रभाव हो ही जाता है संगत का, चाहे अच्छी संगत हो चाहे बुरी संगत। तो जब एक और उदाहरण है हमारा ही, दैनिक जागरण में जब नौकरी हम करते थे, कंप्यूटर सेक्शन के लोग थे हमारे साथ के, कंप्यूटर पहले हैंड कंपोजिंग हुआ करती थी। फिर हमारे भी उसी समय सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हमें खास तौर से हमें याद है कि पहली दफे कंप्यूटर से टाइपिंग का प्रोसेस दैनिक जागरण ने अपनाया। बहुत बड़ी मशीन आई थी, कामसेट मशीन बोलते थे उसको, न्यूजीलैंड से आई थी, बहुत बड़े लंबे से इंजीनियर वहां से विदेश से आए थे उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो एक कोई छुट्टी पड़ी सार्वजनिक, उस पे हमारे सेक्शन के सभी साथी पिकनिक मनाने गए, और अपना हम लोगों ने पूरी सब्जी वहां से बाजार से खरीदी, क्योंकि सब अकेले रहते थे, बाजार से लिया। तो कुछ साथी उसमें से जो दारू पीते थे वो दारू अपना लेके गए अपना वहां पे पिकनिक पे। तो पूड़ी उड़ी खाई गई, उन लोगों ने कहा भाई दारू पिया, हम लोगों को भी ऑफर किया, कुछ ने ज्यादा जोर दिया, लेकिन हमने नहीं पी, कुछ एक साथियों ने पी भी ली जो थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कोई बुराई या अच्छाई भी चाहे बुराई भी, अगर आप ग्रहण करना चाहते हो तो ग्रहण कर लोगे, नहीं ग्रहण करना चाहोगे तो नहीं ग्रहण करोगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे साथी मिल गए उसमें दारू पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, या कोई दूसरा आए तो बताते हैं कि साथियों के चक्कर में पीने लगे, खाने लगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो वो नहीं आएगा आपके ऊपर, आप पे आए वो नहीं आएगा। तो इसमें वही स्थित प्रज्ञ वाली बात आती है कि भाई अगर कोई धीर गंभीर व्यक्ति है तो वो चाहे तो अपना अच्छाई ग्रहण कर ले, बुराई छोड़ दे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दोनों चीज छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं ग्रहण करते। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। 90% तो होता ही है, 10% लोग ही होते हैं जो इस तरह के होते हैं, जो जिन पे किसी तरह का कोई असर नहीं होता है। तो संगत का हर क्षेत्र में अच्छा बुरा असर डालती है, चाहे भाई छात्र जीवन हो, पढ़ाई लिखाई का हो, तो जो साथी लोग होते हैं उसका असर पड़ता है हम लोगों पे। प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई बाहर लड़का रह रहा है वहां पढ़ रहा है, उसके संगत में कुछ अच्छे लोग आ गए तो अच्छा आगे बढ़ जाता है, खराब लोग आ गए तो वहां प्रतियोगी परीक्षा क्या कुछ दूसरा ही करने लगता है। और चाहे मित्रता वाली हो, चाहे नौकरी के दौरान भाई कोई बहुत कर्तव्यनिष्ठ साथी है, कोई सीनियर साथी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उससे प्रभावित होकर हम भी बहुत अच्छा काम करने लगते हैं। अध्यात्म, अध्यात्म मेन चीज तो सत्संग, संगत का असर रामायण में तमाम सारे सत्संग पे, संगत पे कितने सारे उदाहरण भरे पड़े। तो संगत का बहुत बड़ा, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही बात है, बिजनेस में भी यही बात है, तो संगत से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग तो खास तौर से संगत का ही बिजनेस है, आप जैसे ही संगत करोगे वैसा ही आप ग्रोथ करोगे। अब अच्छी संगत का अच्छा प्रभाव, बुरी संगत का बुरा प्रभाव। अब जैसे एक है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग, भाई हम अध्यात्म में जाके देखते हैं तो कि सत्संग आसानी से मिलता नहीं, भगवान की कृपा होती तभी मिलता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत लोगों को लाने का प्रयास होता है,
अच्छे गुरुओं से मिलाने का प्रयास होता है, लेकिन उनका जब समय आता है या भगवान चाहता है तभी मिलता है। क्योंकि भाई हम भगवान पे विश्वास करते तो हमें तो यही लगता है कि भाई उसका भी एक समय है कि जब हमें कोई अच्छे व्यक्ति से या अच्छे गुरु से मिलने का मौका मिलेगा। तो वो बिना ऊपर वाले की कृपा के हम नहीं मिल सकते। इसी तरह मैंने एक हम कहानी सुनाना चाहते हैं छोटी सी सत्संग के बारे में, फिर उसके बारे में और थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। मित्रों, एक राजा था और उसके तोता पाले था, तो उसका तोता मर गया। अब तोता मर गया तो एक दिन उसने मंत्री को बुलाया, कहा कि भाई पिंजरा सूना हो गया है और कहीं से तोता लाओ, एक इसमें पाला जाए उसको। तो जो राजा मंत्री से पीछे पड़ गए, नहीं लाओ ही लाओ ही। तो जो मंत्री थे एक संत के पास गए, कहा भगवान राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दें। और उस जो साधु था उसके पास एक तोता था, तो बड़ी कृपा होगी, दे दीजिए। तो संत ने कहा ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं। तो राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से उस तोते को सुख सुविधा से प्रबंध किया था, खाने पीने का बढ़िया, क्योंकि राजा थे तो हर चीज उनकी निराली ही होती राजाओं की। तो तोते का काम था, क्योंकि संत के पास था, तो जो चीज जैसे हम लोग उसको रटा देते हैं, राम राम बोल होता है, बहुत सारे लोग तमाम सारी चीजें तोते को सिखा देते तो ऐसा ही बोलता। तो वो जो तोता था वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बोलता था कि भाई तत्सत हरिओम तत्सत, उठो राजा, उठो महारानी, उठो, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं है भजन के लिए। तो ऐसे ही वो अपना बोलने लगा। तो वो कभी रामायण की चौपाई सुना देता, तो कोई दोहा सुना देता, इस मतलब चूंकि साधु के पास था तो इसी तरह की सब चीजें वहां सीखता था, जो साधु संत बोलते रहते तो भैया वो सीखता रहता था। तो राजा रानी ने सोचा ये क्या, ये तो संत ही मिल गया, तोते के बजाय ये तो हमें संत ही मिल गया। उससे बहुत खुश है राजा रानी, बहुत खुश रहने लगे। तो भाई कोई वो तोता का वही बहुत उम्र तो होती नहीं, एक दिन आए उसकी भी मौत हो गई, मर गया वो। अब राजा रानी पूरा जो राजमहल था शोक संतप्त हो गया, दुखी हो गया कि भाई अब क्या किया जाए। बहुत समय बीत गया, उसी दुख में तमाम सारे समय निकलता चला गया। फिर राजा थोड़ा ठीक हुए, मतलब उनका शोक कुछ कम हुआ धीरे धीरे करके। तो फिर एक बार मंत्री से कहा भाई कोई तोता ला के रखो इसमें, क्योंकि पिंजरा तो सुना है। तो फिर जो मंत्री थे वो एक कसाई के पास गए, कसाई के पास तोता बंधा था, पिंजरे में लटका था। तो कसाई से कहा भाई राजा चाहते हैं कि भाई तोता चाहते हैं, आप अपना तोता हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे तो देंगे नहीं, हम तो पैसे दोगे तो हम दे देंगे। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, पैसे दे दीजिए। तो पैसे दे के वो अपना ले आए। लेकिन जो वो था क्या नाम कसाई, उसने कहा था कि एक जो था बहेलिया, उसने दो तोते पकड़े थे, तो उसने एक तोता वैसे ही साधु को दे दिया था और एक तोता हमें बेच दिया था। तो ये दो तोते वही थे। तो एक तोता तो हमने बताया पहले ही कि जो साधु वाला तोता था तो राजा के यहाँ गया, उसके बाद कुछ समय बाद अपना मर गया। अब ये जो दूसरा तोता था कसाई के पास था। अब इसकी कहानी ये है कि भाई इसको ले गए मंत्री जी राजा के यहाँ। अब राजा तो भाई अब जो ये कसाई अपने साथियों से बोलता था वो उसने सीखा था, उसने तोते ने। तो भाई जब पहुंच गया तो भाई खुश तो हुए बहुत राजा, भाई चलो तोता आ गया, तोता आ गया। और सेम टू सेम वैसे ही था, दोनों वैसे ही जैसे पहले वाला तो था वैसे ही था, आकार प्रकार वैसे ही थे सब कुछ। तो सुबह उठा, जब हुआ ब्रह्म मुहूर्त, तो उसने जो है तोते ने कहा उठ हरामी के बच्चे,
राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। तो अब भाई जो उसने सीखा, जो वो कसाई बोलता था अपने नौकर को, वही उसने सीखा, वही वो बोलने लगा। तो हुआ क्या, अब राजा को जब इसने कहा हरामी के बच्चे, राजा बना बैठा है, ये सब, चूंकि वो कसाई भी अपने नौकर को यही कहता था, राजा बना बैठा है, जा अंडे ला फलाना ढमाका, तो वही चीज उसने सीखा। तो ये राजा को उसने अपने ऊपर, राजा ने अपने ऊपर ले लिया। तो अब राजा उठा गुस्से में आके उसका अपना गर्दन मरोड़ दिया और फेंक दिया, मर गया तोता। तो ये दोनों एक ही माँ से थे, एक ही माँ के अंडे से थे, बने थे दोनों बच्चे। तो एक की असर, इस संगत का असर ये हुआ कि एक कसाई के पास गया, उसने जो सीखा वो बोला, और एक साधु के पास गया, उसने जो सीखा वो बोला। तो ये संगत का ही असर है कि आदमी क्या से क्या बन जाता है। आदमी भी जैसे कहा पारस परस धातु सुहाई, तो उसमें भी है कि भाई जब पारस पत्थर जो है, पत्थर को जो पारस जो होता है, पत्थर को उसमें लोहे पे छुआ दो तो वो सोना बन जाता है। तो यही बात है, कोई बड़ा गुरु होता है, कोई अच्छा ज्ञान देने वाला होता, उसके प्रभाव में आके हम भी निखर आते हैं, हम भी सोना जैसा बन जाते हैं। तो ये संगत का ही असर है। संगत बहुत बड़ा विषय है, उस पे तो पूरा चाहे जितना समय बोलना हो बोला जा सकता है, क्योंकि संगत ऐसा विषय है। रामायण में इतने सारे, रामायण तमाम सारे में ग्रंथों में, तमाम सारे किताबों में संगत के बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े। तो चूंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ के हम लोग देखते हैं इसको, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हम इसको लेके आए हैं। तो अब इसी पे हम फोकस करेंगे। तो कोई अगर गुरु का सानिध्य मिल जाए तो कोई शिखर को छू सकता है। संगत जैसे जूम मीटिंग, ये भी तो संगत ही है। रोज हम लोग इस पे आते हैं 9 बजे, सभी साथी कोई ना कोई अपना विषय लेते हैं, हर हफ्ते बोलते हैं, और इसी से तमाम सारी जानकारी मिलती। ये भी तो एक सत्संग ही होता है। सत्संग चाहे आप अध्यात्म का ले लीजिए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का ले लीजिए, किसी बिजनेस का ले लीजिए, किसी भी विषय का ले लीजिए, उस विषय का जो ज्ञान मिल रहा है वो सत्संग ही है। तो सभी साथी अपना जूम मीटिंग में शेयर ही करते हैं। हम जाए इससे इससे अच्छी जानकारी लेकर एकत्र कर उसे चिंतन मनन करके हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे का रास्ता खोज सकते हैं। होम मीटिंग, सेमिनार, मेगा सेमिनार भी हमारे सत्संग ही है एक तरह से देखा जाए तो संगत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके संगत से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, ताकि वहां पे लोग आए, उसको देखें और उसके प्रभाव से अपना आगे का रास्ता तय करें। अब हम बहुत से लोगों को वार्षिक समारोह कार्यक्रम के लिए इनवाइट करते हैं, या दूसरे सेमिनार के लिए इनवाइट करते रहते हैं, लेकिन 10 में 2 ही लोग आते हैं। जो 10 सब तो आते नहीं हैं, 2 ही लोग आते हैं। तो ये बड़े भाग, जब हमने जो भाग्य वाली बात कही, तो हमने कहा तो 10 लोगों से है, लेकिन भाग्यशाली तो 2 ही लोग हैं जो आ रहे हैं। तो यहाँ पे भाग्य वाली बात लागू होती है कि बड़े भाग से वो, बड़े भाग पाए वो सत्संगा। तो बड़े भाग्य से वो जो 10 में से 2 आए हैं, तो उनको बहुत भाग्यशाली हैं कि वो इसमें अपना टिकट कटा के, टिकट लेके आएंगे, अपने उसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। चाहे वो एनिवर्सरी कार्यक्रम हो, चाहे कोई बड़ा सेमिनार हो, या कोई और कार्यक्रम हो, या अपनी जो मीटिंग ही हो। तो बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जो इसमें शामिल होते हैं। हम भी बहुत भाग्यशाली अपने को मानते हैं कि किसी के माध्यम से हम यहाँ पे आए, अपने सीनियर्स के माध्यम से यहाँ पे आए। तो सॉरी, चाहे सत्संग आध्यात्मिक हो, चाहे सत्संग व्यापारिक हो, चाहे सत्संग शैक्षिक हो, या अपना नेटवर्क मार्केटिंग हो,
तो जो भी है, बहुत भाग्य से ही कोई आदमी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो पाता। कहने को तो भाई हजारों लोगों से कहा जाता है, लेकिन आते कुछ ही % लोग, और जो आते हैं वो सफल होते हैं। अब इसी तरह से एक और बात हम कहना चाहेंगे। अब मीटिंग, अब सत्संग में देखिए बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत हजारों हजार लोग सत्संग सुनने जाते हैं, संतों को सुनने जाते हैं। ऐसे ही अपनी सेमिनारों में भी सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, लेकिन क्या सारे लोग सफल हो जाते हैं? कोई सुनते हैं एक कान से, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कोई आया, चलो ठीक है, इन्होंने कहा चलो चलते हैं। कोई किसी को अपने ही पैसे से लाके बिठाया, जैसा कि सीनियर प्रेरित करने, भाई कभी कभी अपने पैसे से भी बैठाना चाहिए, ठीक है, उसमें 10 में 4 लोग हो सकता है एक्टिव हो जाए तो हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। तो वही बात है कि भाई सारे लोग उसमें काम नहीं करते हैं, तो कुछ ही लोग उसमें काम करते हैं, कुछ ही लोग एक्टिव होते हैं। तो एक और चौपाई है रामायण की, चूंकि इसमें इतने सारे उदाहरण, बड़े भाग उर आवई जासू। तो जो वहां पे बैठे हैं सैकड़ों लोग मीटिंग में या सत्संग में, तो वो भी बड़े भाग्य से ही उनके अंतर्मन में प्रवेश करता है। जो भाग्यशाली है उसी के अंतर्मन में प्रवेश करती चीजें, नहीं तो वही एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, आगे बढ़ गए। तो जो कहा गया है रामायण में, इतनी सारी चौपाइयाँ, क्योंकि रामायण हम लोगों के कंठस्थ है, हम लोगों के जीवन में रची बसी है, और उसके अनुसार हम लोग बहुत सारे सोचते हैं करने को, लेकिन जो है चीज उसमें कि बड़े भाग उर आवई जासू। तो जो बहुत भाग्यशाली है, जो मीटिंग में आया है, सेमिनार में आया है, तो वो जो आगे जो बहुत भाग्यशाली होगा वो वहां से चीजों को ग्रहण करेगा, अच्छी चीजों को ग्रहण करेगा, आगे का रास्ता तय करेगा और आगे काम करेगा। तो ऐसे ही लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उसमें जो बिल्कुल जड़ बुद्धि होते हैं, आते हैं मीटिंग में और सुधर जाते हैं, नई लाइन पकड़ लेते हैं, काम करने लगते हैं। बिल्कुल कोई कोई बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, जो उसमें अपने सेमिनारों में आते हैं, बहुत सारे साथी लेके आते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करने लगते हैं। तो उसके लिए भी है चौपाई, सठ सुधराई सतसंगति पाई। तो सठ, उनको लिए हम कोई 60 शब्द चूंकि रामायण में प्रयुक्त हुआ है, तो हम कोई उन व्यक्तियों के लिए 60 शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। 60 का मतलब हम यही कह सकते हैं कि भाई जो कम पढ़े लिखे हैं या जो कहीं इधर उधर भटक रहे थे, तो वो भी वहां पे आके सुधर जाते हैं। अच्छा गुरु मिल गया, कोई अच्छा अपलाइन मिल गया, वो वहां पे लेके आया, उनकी बात उन्होंने मानी, और वहां आगे उन्होंने जो वहां का माहौल था, वहां की जो चीजें, जिन लोगों ने जो अपना बातें रखी, अपना अपना जो अनुभव शेयर किया, उससे उन्होंने अपने को अनुरूप ढाला, धीरे धीरे आगे बढ़ाया और काम आगे बढ़ जाता है उनका। ऐसे समारोह बिना किसी भाव के भी शामिल होते हैं लोग। कुछ लोग सकारात्मक भाव लेके आते हैं, कुछ लोग नकारात्मक भाव भी लेके आते हैं, भाई फॉर्मेलिटी जैसा हमने कहा कि भाई चलिए चलते हैं। तो लेकिन वहां पे जो गुरु होते हैं, जो अपना ज्ञान देते हैं, उससे जो लोग चिंतन मनन करके आगे बढ़ते हैं, वो अपना आगे बढ़ जाते हैं और काम करते हैं, और कभी तो वो डायमंड भी बन जाते हैं। तो इसको जो है आध्यात्मिक और नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़कर दोनों देखा जा सकता है। क्योंकि सत्संग में जो है सैकड़ों लोग आते हैं, और उसमें कुछ ही उसमें से कुछ अपना जो सार तत्व उसको ग्रहण करके जाते हैं। तो मित्रों, आज हमारे साथ कुछ साथी भी है, देखते हैं कि अगर वो आए हैं तो उनसे हम चाहेंगे कि वो अपनी बात रख दें, उसके बाद हम और फिर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हमारे साथी डॉक्टर BL पंडित जी तो हैं, जितेंद्र गुप्ता जी, जितेंद्र गुप्ता जी श्रावस्ती से हैं,
उनका मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जितेंद्र गुप्ता जी, आप अपनी बात रखें, इसके बाद हम फिर अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। जितेंद्र गुप्ता जी श्रावस्ती से, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। साथियों, जय जेएमडी। एक बार फिर आप लोगों से बोलने का अवसर मिला। मैं जितेंद्र गुप्ता, जनपद श्रावस्ती से। साथियों, सर जी की बातें सुन करके काफी अच्छा भी लगा। कहते हैं कि संगत का असर बहुत ही अलग तरीके का होता है। सन्यासियों के बीच में बैठ जाए तो यही लगेगा कि जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। यही चीज इंश्योरेंस एजेंट वालों के बीच में बैठ जाए तो यही लगेगा कि हादसे कभी भी हो सकते हैं। यही चीज डॉक्टरों के बीच में बैठ जाए तो हमेशा अपने शरीर में बीमारी ही नजर आएगी। यही चीज अगर हम पुलिस के साथ में घूमेंगे, बैठेंगे उनके बीच में, तो यही लगेगा कि हर आदमी अपराधी है, कौन किसका है। और यही चीज अगर हम अपराधियों के बीच में बैठते हैं तो यही लगता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं पुलिस का कोई ना कोई लिंक है। ये सही कह रहे हैं दोस्तों, हमें बढ़ना है, आगे चलना है। आज सुबह ही मैंने एक पोस्टर भी देखा फेसबुक पर, एक आया था, पोस्ट आया था। उसमें मैं एक चीज देख करके हैरान हो गया। उसमें एक चीज था कि एक आदमी रथ चला रहा और रथ पर वो बैठा हुआ है, लेकिन अब क्या है कि उसके उस रथ में जो है 3 घोड़े लगे हैं और तीनों घोड़ों का जो दिशा है वो 3 दिशाओं में, मुंह जो है 3 दिशाओं में। यार समझ में ये नहीं आ रहा कि यार सारथी यानी कि हम लोग बैठे तो हैं उस प्लेटफॉर्म पर। हर आदमी चाहता है कि यार हम भी अपना जीवन जो है आनंदमय बिताएं, सुखमय बिताएं, एक स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का एक हिस्सा बने, एक प्यार, पैसा, प्रतिष्ठा भरपूर हमें मिले। लेकिन वो कहाँ से मिलेगा जब सारथी तो हम बने बैठे हैं, लेकिन जो हमारे घोड़े यानी कि हमारा जो मन है, हमारा जो ब्रेन है, वो 3 जगह दौड़ रहा है। कभी हम जॉब की तरफ ध्यान देते हैं, कभी हम एमएलएम की तरफ ध्यान देते हैं, कभी हम बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन मार्क ये आता है कि हम सक्सेसफुल होंगे कहाँ? क्योंकि कंसंट्रेशन तो चाहिए ना। अगर किसी भी चीज में अगर आपको महारत चाहिए, किसी भी सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है आपके जो 3 घोड़े हैं, जो 3 दिशाओं में हैं, इनकी दिशा एक ही होनी चाहिए। क्योंकि सारथी तो भाई जो बैठा हुआ है उसमें तो रथ पे बैठने वाले तो हम ही है ना। हम ही ने तो डिसीजन लिया था कि नहीं हम ये करेंगे, हमें ऐसा करना है, हमें जीवन अपनी दिशा और दशा दोनों बदलनी है। हमें अपने प्रदेश की भी दिशा दशा बदलनी है, अपने भारतवर्ष की दिशा और दशा बदलनी है। आर्थिक समृद्धि से मुक्त, आर्थिक समृद्धि सबको दिलानी है, आर्थिक आजादी में सबको जोड़ना है। ये कैसे होगा? होगा तभी जब हम अपनी जो ये सारथी रूप में जो हम बैठे हैं, हमारे जो ये विचार और मन जो इधर उधर भाग रहा है, भटक रहा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी अलग अलग, जब तक ऐसा चलता रहेगा हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों, कहना बस यही है, और ये कह भी रहे हैं कि हमें एकाग्र होना है, अपने लक्ष्य को बनाना है, डायरी पर अपना प्लान बनाना है, कब कहाँ किससे मिलना है, कब कहाँ किससे प्लान देना है। क्योंकि जितना हम लोगों को पहचानते हैं, जितना हम अपने आस पड़ोस के लोगों को पहचानते हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन किस तरीके का काम कर सकता है, आपसे बेटर उससे उन्हें कोई नहीं जानता। और आप किसी के कहने पर भी कोई काम मत कीजिए, हम ये भी देख चुके हैं। क्योंकि समस्याएं जब बनने लगती तो आप अकेले पड़ जाते हो। इसलिए जितना आप लोगों को जान रहे हो, अपने आस पड़ोस के माहौल को जान रहे हो, उतना कोई बेटर नहीं जानता। आपको ये वही मालूम है कि हर एक आदमी की इच्छा है कि वो स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे। आय के विकल्प हर एक आदमी अपना बना रहा है। ठीक, तो लिस्ट सबके पास है, सबके पास लिस्ट है। लिस्ट के हिसाब से अब जैसे कहा गया संगत में आप ये समझ लीजिए कि आप ही सब कुछ हैं और आप ही के माध्यम से होना है। अपनी टीम को अपने साथ हमेशा कनेक्ट रखिए। संगत में यही है कि अगर आप वहां पर जो है संत वाली भाषा बोलेंगे तो दोस्त आपके साथ जितने भी लोग होंगे वो सन्यासी बन जाएंगे। अगर आप उन लोगों के बीच में इंश्योरेंस की बातें करेंगे तो सबके सब इंश्योरेंस एजेंट की तरह बन जाएंगे। यदि आप शिक्षा की बात करेंगे तो सब छात्र बन जाएंगे।
संगत खुद की बनाइए और अपने साथियों को रखिए, शामिल कीजिए और उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन और प्लान, अपनी युक्तियां जो आपने डायरी में बनाया हो, जो लोगों की डायरी में बनवाया हो, उस पर आप लोग हमेशा एक्टिव रहें। डायरी में सबसे पहले आप सभी अपने जितने भी टीम साथी हैं उनसे सबसे पहले कि अपने जीवन के ऐसे 10 काम लिखिए जिन्हें आप बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अचीवमेंट, उपलब्धता, सफलता, कि हमें ये 10 चीजें चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हर आदमी की इच्छा होगी कि भाई हमें 2 पहिया चल चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। हर आदमी की इच्छा होगी कि हमें यहाँ घूमने जाना है, हमें ये चाहिए, हमारी इनकम इतनी हो। हर आदमी की इच्छा होगी, वो 10 अपनी इच्छाएं जरूर लिखेगा। फिर उससे ये पूछिए कि भाई ये इच्छाएं आपको पूरी कब तक करनी है? 6 महीने में करनी है, 3 महीने में करनी है, 1 साल में करनी है, या खाली सब सोच के ही रखा हुआ है? क्योंकि हर आदमी कहेगा। फिर उसके बाद ये भी जरा पता कीजिए, एक इंसान का समझिए कि आप ये डेमो ले रहे हैं कि वो आपके साथ कहाँ तक वो कैसा व्यवहार करना चाह रहा है। फिर ये भी पूछे कि जो आपने इच्छाएं लिखी हैं, स्वप्न लिखे हैं 10, लेकिन ये होना चाहिए कि उस डायरी पर 10 ही वर्ड हो, 10 लाइन लिखी हो जिसे वो जीवन में सबसे पहले हासिल करना चाहता है। ठीक, अब उसके बाद अब आप अपना ब्रेन उस पर ये दे दीजिए कि ये 10 जो आपने अचीवमेंट बताई है, सफलता कि हमें ये आपको हासिल जो करना है, आप इसे कितने समय में करना चाहते हैं, आप वो उसका एक अनुमान होगा। फिर आप ये पूछिए कि वो कैसे करेंगे। बिजनेस कर रहे होंगे तो वो अपनी राय बताएंगे आमदनी के आधार पर। अगर वो जॉब कर रहे होंगे तो जॉब के आधार पर बताएंगे, क्योंकि दोनों की लिमिट इनकम है। अब बात आती है कि भाई हर आदमी फ्री भी होना चाहता है, टेंशन फ्री भी, स्वस्थ भी रहना चाहता है। ठीक, अब उसके बाद आप अपना प्लान बताइए कि भाई अगर आपका ये दोनों प्लान अगर मैच करता है तो ठीक है, वरना इस डायरी को दीजिए हमें और मेरे साथ आ जाइए 3 महीना। ठीक, लेकिन शर्त एक है, ये 3 महीने में आपके 10 सपने पूरे हो जाएंगे। शर्त क्या है? पहली चीज ये कि पहली चीज आपको ये है कि आपको खुद बॉस अपने आप को मानना नहीं है। अगर दिशा निर्देश मैं दूं और जो मैंने आपको काम बताया है उस हिसाब से चलेंगे तो 3 महीना। अगर आप खुद बॉस बन करके काम करेंगे तो समझ लीजिए कि आप जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि बॉस का मतलब क्या होता है ना, उसके अंदर एक बात होती है कि आई एम ऑलवेज राइट। ठीक, ये ऑलवेज राइट वाली भावना नहीं है, क्योंकि हर जगह जो भी व्यक्ति काम करता है ना, वो उसने अपना एक ना एक बॉस बना के रखा हुआ है कि मैं उसी का ही फॉलो करूं, मैं उसी का ही, जो भी वो काम देता है मैं उसी को करूं, तब जाकर के हमारी इनकम, हमारी सैलरी, हमारा पैसा हमें मिलता है। बिजनेस में भी अगर अपने आप को देखते तो हमारा पैसा ही हमारा बॉस होता है। हम उस पैसे के खाली का हिसाब किताब रखते हैं, पैसा तो नहीं खर्च कर सकते ना, क्योंकि हमने उसे क्या बना दिया, बॉस बना दिया। हम अब उस पैसे के मुंशी हो गए कि हमारी सेल क्या है, हम जितना सेल करेंगे उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा। तो हम भी यही कर सकते हैं कि हमारे जितने भी मित्र साथी होंगे, ऐसे लोग, क्योंकि लोगों में आज के दिन में जुनून बहुत है, बहुत लोग काम करना चाहते हैं, बस शर्त यही है कि वो काम क्या करते हैं उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है। रीजन क्या है कि वो हमेशा अपने आप में, कोई भी व्यक्ति किसी को जोड़ता है, बस ये फंडा आ जाता है कि यार आप तो स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र, आप खुद के मालिक हैं। सही बात है, लेकिन दोस्त आर्थिक आजादी के मिशन में ऐसा नहीं चल पाएगा। अगर आप खुद के मालिक बन जाएंगे तो आप टोटल फ्री रहेंगे, और वाकई में जो चीज आपको आज करना होगा वो आप बरसों करते रहेंगे। भाई बचपन से हम लोग पढ़ते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बौरी करेगा कब, बचपन से पढ़ते हैं। ठीक, और ये होता कब है? जब ये पता चल जाता है कि यार आई एम द बॉस। ये गलत है। हमें ये सोचना है कि नहीं यार, मेरा बॉस कोई और है, मुझे उसके निर्देश पे काम करना है। ठीक भाई, जो टीम लीडर होगा वो आपका बॉस होगा और उसी के अधीन आपको काम करना है, क्योंकि आपने अपने 10 विकल्प, जो अचीवमेंट है, सफलता, आपने क्या किया, डायरी में उसको लिख लिया है। डायरी में लिखा क्यों है? कि जीवन में मुझे ये सबसे पहले हासिल करना है। हर आदमी उसमें नाम, शोहरत, हर चीज लिखेगा। ठीक है, कोई कहेगा कि हमको बहन की शादी करनी, कोई कहेगा कि हमको जो है प्रॉपर्टी लेनी, कोई कहेगा हमको मकान बनाना है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, 3 महीना हमारे साथ आकर देखो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। टर्म है, सिस्टम है। सिस्टम देखिए, हम कहीं भी काम नहीं करते, काम क्या करता है, सिस्टम करता है। और ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इतना इनकम का जो भी बेहतरीन माध्यम आज की डेट में भी, इससे बेहतरीन माध्यम, जेएमबीटी से बेहतरीन माध्यम कहीं नहीं है। लाख जगह दौड़ चुके, देख चुके, समझ चुके,
हमने वो भी बताया कि जो घोड़े जो है 3 जगह दौड़ रहे हैं वो गलत जगह पर दौड़ रहे हैं। आप छोटी सी पूंजी के लिए अपने दिमाग को 10 जगह दौड़ा रहे हैं। क्या है कि कोई आपको थोड़ा सा 2 रुपए का ज्यादा ऑफर कर देता है तो आप तत्कालिक वो रुपया तो देख लेते हैं, लेकिन आप फ्यूचर अपना नहीं देख पाते कि भाई थोड़े थोड़े से हम बहुत इकट्ठा ढेर भी हासिल कर सकते हैं। और ये अनवरत आने वाली सिस्टम पूंजी है, हम यहीं पर फ्लॉप हो जाते हैं दोस्तों। ये गलत नहीं है। हमने अपने आप को बस जहां से समझना शुरू कर दिया कि हम खुद ही गुरु हैं, वो गलत बात है। गुरु मत बनिए, शिष्य बन जाइए। और शिष्य का कर्तव्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ काम करना। शिष्य बन जाइए, अपने 10 सपनों को सामने डायरी पर रखिए और अपने अलमारी में लगा दीजिए कि हम आप शिष्य बन के, हमको शिष्य बन करके ही इसे हासिल करना है। देखिए वो आपको 3 महीने में हासिल होगा और ये अब होने जा रहा है मेरे द्वारा। शुरुआत फिलहाल मैंने कर ली, लेकिन बस वही है कि सब कुछ सामने आएगा। एक दिन मिलेंगे, एक एनिवर्सरी में मिलेंगे और अपने लोगों की और भीड़ के साथ भी मिलेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ मीटिंग में कई बार जुड़ने का अवसर नहीं हो पाता था और ना हुआ, उसका भी रीजन यही था। जो घोड़े हैं ना, सारथी तो बना दिया गया हमको कि हम सारथी तो बन गए, फिर सोच लिया कि यार ये हमारे इसकी जो भागदौड़ है ना वो हमारे हाथों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें भागदौड़ क्या थी? 3 घोड़े थे, कोई इधर कह रहा है ये काम, कोई वो काम, कोई ये काम। जॉब प्रोफेशन ही है, जॉब तो कर ही रहे हैं। अब जॉब में क्या होता है कि भाई सीनियर कहता है आपका ये काम करो, इसके बाद आप थोड़ी दूर जाते तो फिर मन कहता है यार बिजनेस में ये काम कर लो, फिर थोड़ी दूर बाद। लेकिन एक्चुअली में जो काम आप, जिस काम के लिए आपको सारथी बनाया गया वो काम तो आपने किया ही नहीं। कहाँ से आप महारत वो हासिल कर लेंगे दोस्तों? आज की डेट में प्रॉपर जनपद गोंडा में ही बैठे हुए हैं और जनपद गोंडा में बहुत बड़ी टीम के साथ बैठे हुए हैं। चर्चाएं चल रही हैं, बात हो गई है। जो आज मैंने बोला उसकी रूपरेखा प्लानिंग सब कुछ डिजाइन हो गया है। डिजाइन नहीं हो गया, उस पर काम शुरू हो गया है। और जैसा कि आपको मालूम है ना, 10 दिन बचा है। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा, अगर वो लीडर जिसने कह दिया कि हाँ, अगर जो लीडर सही तरीके से काम कर रहा है ना, उसका ट्रांजैक्शन 31 तक बताएगा कि हाँ आप अपने जगह पर कितने सफल हो और आप अपने आप को किस लेवल का शिष्य मान रहे हो, ये वो वक्त बताएगा। इसीलिए ट्रांजैक्शन पर फोकस लगातार लगे रहिए, ठीक। और अपनी टीम में दौड़ बना दीजिए 50 सारथी। 50 सारथी से आपकी संख्या 500 होगी, 500 से 5000 होगी। और ये एक ऐसा समय आएगा दोस्तों जहां आपके जो 10 सपने की आप बात करते हो वो चुटकियों में सॉल्व होंगे। 3 महीने का खाली गेम है। जीवन को इतना भी मत ले जाइए, आप सारथी पैदा कीजिए जीवन में। अपने हर एक आदमी में वो क्षमता है कि जो हर कुछ हासिल कर सकता है, ठीक। उसको तत्कालिक लाभ, भविष्य का लाभ और आजीवन लाभ, तीनों का विधिवत आप वो करवाइए, एकदम एक्सप्लेन करवाइए कि कैसे होता है ये सब। आप तत्कालिक लाभ चाहते हैं तो ठेला लगा करके, दुकानदारी करके, नौकरी करके आप जो तत्कालिक लाभ ले लीजिए, मजदूरी करके ले लीजिए। आंशिक लाभ लेना हो, यानी कि इससे कुछ बढ़ करके लाभ लेना हो, बिजनेस कर लीजिए। लेकिन अगर आजीवन सुख चाहते हैं, प्यार, पैसा, प्रतिष्ठा, तो इससे बेहतरीन विकल्प और कुछ नहीं है। क्योंकि जीने के लिए तो हर आदमी तो काम कर ही रहा है, एक्स्ट्रा करना ही क्या है इसमें। बस वही है कि एक मिशन की तरह काम करें, अपने आप को शिष्य बना करके काम करें। जो भी आपके गुरु हों, और गुरु आपका कौन है मैं आपको ये भी बता दूं, गुरु आपका एक तो टीम लीडर है और वो डायरी के 10 बात जिन्हें आपको देख करके पहले डिसाइड करना होगा कि ये चीजें जो मुझे हासिल करनी थी, जो मैं आज तक नहीं कर पाया, और इसके लिए मैं हमेशा एक एक दिन टालते जा रहा हूँ कि यार ये मेरे पास अब आ जाए, तब आ जाए, या मेरी ये समस्या है, मेरी वो प्रॉब्लम है। समस्याएं तो जीवन भर रहेगी, आप जब तक सांसें लेंगे तब तक रहेगी। उसका निदान क्या है? उसका निदान बस यही है कि जब तक आप सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। मेरा भी मानना यही था। मैं भी इस सारथी तो मुझे बना दिया गया, सारथी में बना भी, लेकिन क्या है कि कभी मैं इस घोड़े को पकड़ के आगे बढ़ा रहा हूँ, कभी मैं उस घोड़े को आगे पकड़ के बढ़ा रहा हूँ, और कभी मैं तीसरे घोड़े को बढ़ा रहा हूँ कि भैया तुम्हारे दिशा में भी चल लूं, इधर भी देख लूं, इधर भी देख लूं। लेकिन क्या है ना कि वो खाली कुछ समय के लिए, तुरंत के लिए, लेकिन जीवन के लिए नहीं है। क्योंकि आज की डेट में
आप हैं, आपके साथ परिवार है, आपका बेटा है। हर आदमी को आपको अच्छी शिक्षा देनी है, हर आदमी को ये चीज सिखाना होगा अपने टीम में, अपने परिवार में। आपके जितने भी अब तक जो सदस्य जुड़ चुके हैं, आपके साथ हैं, जो नहीं है, हर एक आदमी से मिलिए और हर एक आदमी को इस तरीके का एक आप मोटिवेशन प्लान दीजिए। प्लान देने के बाद उस पर एक्टिव करवाइए और 3 महीने का प्लान दीजिए कि 3 महीना आप हमें दीजिए। 3 महीने में ना किसी की जिंदगी बदलेगी, ना 3 महीने में कुछ होने वाला होगा। अगर दिन गुजारने होगा तो 3 साल आप बिता सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए हमें खाली 3 महीने समय दीजिए। और काम करने के बाद जीवन भर आपको आराम करना है, आराम नहीं करना है। आपको खाली अपने और अपने टीम के लिए लगातार काम करते रहना है, बातचीत करते रहना है। जहाँ किसी की कोई समस्या हो तो समस्याओं को सुनते रहना है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपके अगल बगल का माहौल कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे के कहने पर कई सारे ऐसे काम कर देते हैं जिसके लिए आज भी आपको पछतावा हो रहा है कि यार मैंने ये काम किया क्यों। करने के बाद आज पछतावा होता है कि हाँ, अगर ये चीज नहीं किया होता तो आज मेरी पोजीशन क्या होती, मैं कैसा होता। ठीक, क्योंकि भाई बहुत सारी गलतियां होती है जिससे इंसान सीखता है। सीखने का अवसर बहुत मिला और सीखे भी, और सीखने के बाद ये भी समझ में आ गया कि भाई दिन अगर गुजारने होंगे तो 3 साल भी गुजारे जा सकते हैं, और दिन अगर अगर काम करने होंगे तो 3 महीने में भी सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बस दोस्तों, इसी के साथ, क्योंकि हमारे एक बहुत ही अनुभवी साथी, उनकी भी आज बारी है, क्योंकि अब हमने पोस्टर वो जो मैप पर जो एडवर्टाइज होता है उसमें हमने देखा है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि भाई जैसे हमने अपनी बातें रखी, उनको भी अवसर मिले, वो भी अपनी बातें बताएं, वो भी अपना अनुभव शेयर करें। तो बाकी दोस्तों सभी से यही कहना है कि एनिवर्सरी की जबरदस्त तैयारी करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सीटें बुक कराना शुरू कर दें। ठीक, इसके साथ साथियों, जय जेएमडी, जय भारत। धन्यवाद जितेंद्र जी, काफी अच्छी बातें कही आपने। गोंडा में काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और कुछ रिजल्ट बढ़िया आने की उम्मीद करते हैं एनिवर्सरी में। और जो घोड़ों वाली बात है वो भी बहुत सार्थक। बहुत सारे लोगों का मन भ्रमित होता रहता है कि ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं। तो इसी से थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। चूंकि दूसरे साथी सूरज भगत जी का नाम था, वो है नहीं, और बीएल पंडित जी भी नहीं दिख रहे हैं। पर थोड़ी देर तो दिखे थे, चूंकि वो ट्रेन में है आज बीएल पंडित जी, तो वो आज कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं मीटिंग को कंटिन्यू करता हूँ। तो जो जितेंद्र जी ने बात कही कि मन भटकता हुआ गया, कि मैं भी तो भाई जुड़ा हूँ कंपनी से शुरू से, जब से बनी उसके पहले से दूसरी कंपनी में साथ ही करता था। अपने सीनियर्स पंकज सर और दद्दा जी का भी सानिध्य मिलता था। तो मैं भी तो रिटायरमेंट के बाद और प्रोडक्ट भी हमारे घर आते थे, प्रोडक्ट अच्छे भी लगते थे, कंपनी आना जाना भी था, सारी चीजें थी। लेकिन जब रिटायर हुआ तो यही उधड़ बुन थी। जैसा पिछली मीटिंग में भी हमने बताया कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, शेयर मार्केट करूं कि क्या करूं। बच्चों ने कहा कि अब इस एज में कहाँ दौड़ भाग करेंगे, रहने दीजिए। तो मैंने जो पैसा मिला अपना म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह में लगा कर दिया। तभी तो संगत असर संगत जो विषय रखा, पंकज सर का सानिध्य मिला, वो आए, सारी बातें हुई। तो उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग अपना काम शुरू कर दिया, धीरे धीरे हर जगह जाने लगा। पहले 2 दिन का समय दिया हमने, फिर पूरा समय देने लगा। भले हम धीरे कर रहे हैं काम, लेकिन एक लक्ष्य है हमारा, हम पूरा करेंगे चाहे जब वो पूरा हो। लेकिन हाँ, इतना चाहे जब वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक टाइम टेकिंग, एक टाइम होना चाहिए किसी भी टारगेट का। ऐसे तो वो कभी पूरा ही नहीं होगा। जैसा कि जितेंद्र जी ने भी कहा कि कोई भी आप 3 महीने भी हासिल कर सकते हो। अगर हम कोई टारगेट एक फिक्स नहीं करेंगे कि हम इसको इतने समय में करेंगे, तो वो पूरा नहीं होगा कभी। बस ऐसे ही सुस्त पड़े रहेंगे घर पे, और लापरवाही करते रहेंगे, नहीं निकलेंगे घर से। जैसा हमने बताया कि मैं कल निकल रहा हूँ काम पे, और जाऊंगा कई जगह, थोड़ा सा अब शुरू करूंगा, और उम्मीद है कि अच्छी सफलता मिलेगी। और तो मैं संगत की बात कर रहा कि भाई शेयर मार्केट में जा रहा था, पंकज सर के सानिध्य से, पंकज सर की संगत से मैं फिर से मार्केटिंग करने लगा।
फिर बीच में एक उतार चढ़ाव आया। हुआ क्या, मैं बम्बई गया घूमने और बेंगलोर, बेटी के पास, भतीजी के पास, भतीजे के पास, वहां से लौटा। उस दरमियान जब 10-15 दिन मैं उधर रहा तो जो मीटिंग से भी कट गया। और जब वहां से लौटा तो चूंकि नेटवर्क, ये जो जूम मीटिंग होती है बहुत बूस्ट करती है हम सभी को। इसको वो नहीं मानना चाहिए कि बस ऐसे ही जूम मीटिंग हो रही है। ये बहुत बड़ा सत्संग है, आप समझ लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो जब मैं वहां चला गया, वहां से आया तो एक तरह से निराशा थी। तो फिर जो स्टोर, चूंकि हमारे वाइफ के नाम से स्टोर भी है तो सामान रहता है घर पे, कुछ ना कुछ जरूर रहता है। तो उस तरह से स्टोर मैंने मार्केट में नहीं खोल रखा, घर पे है, उसका कोई ऐसे शोरूम ही नहीं बना रखा है। तो रहता, फिर वो सामान कुछ वापस करने पहुंच गया। लेकिन अब चूंकि स्टोर की बात आई तो इस पे भी चर्चा मैं कहना चाहूंगा कि मैंने रेक मंगवाई है, बुक कर दी है, रेक आ जाएगी 2-3 दिन में। और अब पूरा उसको मैजिक कॉर्नर की तरह से उसको, चूंकि पूरा मार्केट तो है नहीं, चूंकि आबादी वाला है, तो घर पे एक मैजिक कॉर्नर टाइप का ओपन करना है और इसका उद्घाटन जल्द ही हो जाएगा। और रैक शायद 26-27 तक आ जाएगी, ऑनलाइन बुक की हो आ जाएगी। तो मैजिक कॉर्नर खोलने वाला हूं मैं। और मैं कह रहा था उसके बारे में कि बम्बई बंगलोर गया तो वहां से थोड़ा निराशा हुई, जो मीटिंग से कट गया, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट सोचने लगा, कोई भी दूसरे विषय में सोचने लगा। तो फिर हुआ जब मैं सामान वापस करने गया तो वहां दादाजी से कंपनी में मुलाकात हुई। उनका सानिध्य में, उनसे चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो उनका सानिध्य मिला, उनका स्नेह मिला, उनके विचार सुने, बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे फिर से शुरू कर दिया। और उसके बाद से जो है फिर कभी जो है निराश का भाव नहीं आया हमारे मन में। तब से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। आज जो जूम मीटिंग दे रहा हूँ उसी सब का परिणाम है, जो सकारात्मक बातें होती हैं सीनियर्स के साथ में, गुरुओं के साथ में, दद्दा जी के साथ में, पंकज जी के साथ में। तो उसी का फल है कि हम यहाँ पे जूम मीटिंग में आपसे बातें कर रहे हैं और हर शनिवार आते हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भी मैं सीख रहा हूँ, कुछ आप शेयर करते हैं, उसमें हो सकता है कुछ गलतियां भी होती हों, तो उनको भी जब पता चलता है कि नहीं ये गलती हुई तो उसको भी सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ये सीखने सिखाने का भी सब्जेक्ट है ही, तो संगत से ही हम सीख सकते हैं। तो जूम मीटिंग में जो है, जो होता है कि भाई कोई कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, भाई आप कुछ करें ना करें, तो हमें, जब एक बात और कहना मैं भूल गया कि जब मैं बंबई से लौटा उधर से, तो पंकज जी से बात हुई, फोन आया, बात हुई, तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ भी मत करिए लेकिन जूम मीटिंग रोज जुड़ा करिए। तो मैं जूम मीटिंग में रोज जुड़ने लगा। अब जूम मीटिंग का ही जो है होता है, सत्संग होता है, जो ज्ञान मिलता है यहाँ से, जो पॉजिटिविटी मिलती है, ये बहुत मायने रखती है। तो इसीलिए मैं कहता, अपील है सभी साथियों से कि आप खुद भी रोज जूम मीटिंग में जुड़े। जो भी बात होती है, जो भी व्यक्ति बोलता है, उससे पॉजिटिविटी मिलती है, आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और अपने साथियों को भी इसमें बैठाएं, तो ये जूम मीटिंग का बहुत बड़ा असर है पॉजिटिव होने का। तो जो भी निगेटिव होगा उसमें, इसमें मीटिंग में आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी के लिए जो है संगत वाली बात हमने आज सब्जेक्ट लिया था। और इसीलिए इसको जो है लगातार जूम मीटिंग में लोगों को आना चाहिए और इससे लोगों को सीखना चाहिए और इससे सकारात्मक ऊर्जा लेती रहनी चाहिए। जो भी मीटिंग, आप होम मीटिंग कहीं हो रही हो, कोई बुलाता है तो वहां भी जाना चाहिए, वहां भी अपना आपको सकारात्मक ऊर्जा लेनी चाहिए। इसलिए हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है कि जूम मीटिंग में जरूर आएं और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि यही एक बहुत सरल माध्यम है मोटिवेशन का और ज्ञान का, अपने नेटवर्किंग का।
जो इस समय हमारी मीटिंग चलती है, रोज 9 बजे आती, सारे साथी हर हफ्ते सभी का टर्न बंधा हुआ, अलग अलग साथी आते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में बोलते हैं, नई नई बातें होती हैं। तो बहुत छोटी छोटी बात कभी कभी बहुत अपने दिमाग को बहुत बड़ी ऊर्जा दे के चली जाती है। होती बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा ज्ञान दे के जाती है। बस ये है कि आप ध्यान से उसको सुने, उसको गंभीरता से ले, तो जरूर आपको सकारात्मक ऊर्जा इससे मिलेगी। और सभी साथी जो है इसको जरूर फोकस करें। अपना जो बिजनेस है, अपनी क्लोजिंग है, जो जैसा जितेंद्र जी ने भी कहा कि जो क्लोजिंग है, अपनी टर्नओवर है, उसको जरूर फोकस करें कि समय से सारी चीजें हो जाए, क्योंकि समय कम बचा है। इधर नवंबर में 10 ही दिन बचे हैं, दिसंबर में हमने पहले कहा कि भाई आप लोग थोड़ा तेजी दिखाएं, जो भी टर्नओवर है उसको समय से क्लोज करें। और संगत का जो है असर, अच्छी संगत रहेगी तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, खराब संगत रहेगी तो खराब ज्ञान मिलेगा। इसलिए अच्छी संगत का प्रयास करें, अच्छे गुरुओं के साथ बैठें, जो अपने सीनियर्स हैं उनके साथ बैठें, उनका समय लें, उनसे बात करें, और कोई चीज समस्या है तो उससे निदान लें उनका। तो ये सारी चीजें हैं। इसी पे एक थोड़ा दोहा है रहीम जी का, कहु रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाट तंग। तो बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। अब बेर और केले का संग कैसा है, भाई वो डोलते हैं तो उनके पत्ते फट जाते हैं। तो अगर आप अच्छे व्यक्ति की संगत रहेंगे तो अच्छे गुण मिलेंगे, खराब के रहेंगे तो आपका नुकसान ही होना है उसमें। तो कुल मिला के आज की बात अब चूंकि खत्म हो रहा, 9:59 10 बज ही गया है लगभग लगभग, और आज हमारे दूसरे साथी आए नहीं हैं। तो अब यहीं पे मीटिंग हम संपन्न करते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग सभी एनिवर्सरी में अच्छे से अपना प्रयास करके आवें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लावें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टर्नओवर है उसको बढ़ावें। और जो हमने ये बात कही कि जो 5,000 बिजनेस वैल्यू वाला है, उस पे जरूर फोकस करें। जो भी ज्वाइनिंग हो रही है उस पे बिजनेस वैल्यू, उनकी परचेजिंग जरूर कराते चलें लोगों की, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिजनेस वैल्यू बढ़ जाए, ताकि वो कुछ ना कुछ गिफ्ट यहाँ से लेके जाएं। तो मित्रों, सभी साथियों को जय जय एमबीटी, सादर अभिवादन, नमस्कार। कुछ गलती हो तो उसे माफ कीजिएगा, हो सकता है भाई चूंकि बात है, लहजा है, कहीं कुछ त्रुटिपूर्वक बात निकल जाती है कभी कभार, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय एमबीटी।